आज के इस लेक्चर में हम अणुसंख्यक के गुणधर्मों के अंदर कवचनांक का उन्नयन पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्मों में हमने पढ़ा था कि विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसमें सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम कवचनांक का उन्नयन। ठीक है, तो कवचनांक का उन्नयन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि ये कवचनांक क्या होता है। वह ताप, डेफिनेशन है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे हम कहते हैं कवचनांक। ठीक है, अगर हम साइंस की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो उसे हम कहते हैं कवचनांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है उसे हम कहते हैं कवचनांक। ध्यान देना, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ध्यान देना कि जब किसी वाष्पशील द्रव में, ये जैसे द्रव है और कैसा है वाष्पशील, जब किसी वाष्पशील द्रव में, ये वाष्पशील द्रव है, इसका वाष्पीकरण हो रहा है, जब किसी वाष्पशील द्रव में हम अवाष्पशील विलय यानी NaCl को, समझना इसको, पानी के अंदर हम NaCl मिला देंगे और NaCl मिलाएंगे तो विलयन बनेगा NaCl का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो वाष्प दाब जनरेट हो रहा था, वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पे जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा वो कम होगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वाष्प दाब के अवनमन में कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनी विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन बन गया NaCl का, विलयन है, तो बनी विलयन का वाष्प दाब, बनी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे हमने वाष्प दाब का अवनमन कहा। अब देखो, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा कि कोई द्रव कब उबलेगा, जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर वह द्रव उबलेगा। यहाँ पर द्रव का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जिसे हम विलायक भी कह सकते हैं, विलायक है ना, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब पहले से ही ज्यादा है, इसलिए विलायक के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कम ताप देना पड़ेगा, जबकि विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील विलय मिलाने पर कम हो गया है, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया है, इसलिए विलयन को हमें उबालने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा। हम सिंपली बात हमें कहें तो पानी का कवचनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का कवचनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो NaCl मिलाने पर हमें पानी को, NaCl मिलाने पर जो विलयन बना है ना, उस विलयन को उबालने के लिए हमें पानी की अपेक्षा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी हो जाती है और इस कमी को हम पूरा करेंगे तो हमें अपेक्षाकृत ज्यादा ताप देना पड़ेगा। देखो, इसको फिर से समझते हैं हम, ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने लिखा ये वायुमंडलीय दाब है, क्या कौन सा दाब है, ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब है, ये समझना अच्छी तरह से। और इधर हमने लिखा टेम्परेचर, ये तो वाष्प दाब आ गया, वाष्प दाब, और इधर हमने लिखा टेम्परेचर, केल्विन में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक तो द्रव है शुद्ध अवस्था में जिसे विलायक कहते हैं, है ना, और दूसरा हमने विलयन बनाया है जिसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं।
यहाँ पर अगर देखें तो शुद्ध अवस्था में विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसे हमने P0B कहा था और विलयन के वाष्प दाब को PS लिखा था, है ना, पढ़ा हमने। अब ध्यान देना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है तो ये B का वाष्प दाब है अभी। अब इस द्रव में यानी B में मतलब पानी में हमने अवाष्पशील विलय मिलाया और विलयन बनाया, तो विलयन का वाष्प दाब तो कम ही रहेगा ना, तो ये माना विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ये तो किसका था, विलायक का, B का विलायक, और ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है ये। ठीक है, ये विलयन का वाष्प दाब है, क्योंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, अब हमें इस विलायक के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे तो ये विलायक उबलने लगेगा, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो वाष्प दाब में वृद्धि होती जाएगी, वाष्प दाब में वृद्धि होगी, है ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, ताप को बढ़ाएं, इस द्रव को हम गर्म करें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। भाई को हम गर्म करेंगे इस पानी को तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को ही हम उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। तो इस विलायक का क्वथनांक कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी इस विलायक का क्वथनांक क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, क्योंकि पहले विलायक का वाष्प दाब इतना था और टेम्परेचर इतना था, है ना। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वाष्प दाब बढ़ गया, ये माना टेम्परेचर हमने इतना बढ़ा दिया और वाष्प दाब इतना हो गया। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे TB0, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, मतलब पानी का क्वथनांक। ठीक है, अब बात करें हम, समझना इसको फिर से, विलायक को और विलयन को हम गर्म करें, है ना, गर्म करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। भाई वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो दाब तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम सब्जी को बताते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा तभी तो प्रेशर कुकर सीटी मारता है, अंदर का दाब बहुत ज्यादा हो जाता है तो गर्म करने पर दाब बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उस द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इस टेम्परेचर पर ये उबलने लग जाएगा। अब विलयन का वाष्प दाब तो कम है ना, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कुछ ज्यादा ताप देना पड़ेगा हमें। भाई पानी में नमक मिला दिया है और विलयन बना लिया है तो विलयन का वाष्प दाब तो कम हो गया, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडल के दाब के बराबर करने के लिए कुछ ज्यादा ताप देना पड़ेगा। भाई विलायक से तो ज्यादा ताप देंगे नहीं, पानी की अपेक्षा नमक वाले पानी को उबालने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, तो ये किसका क्वथनांक हो गया, विलयन का क्वथनांक TB। ठीक है, यहां लिख देते हैं इनको, समझना अच्छी तरह से। TB0 क्या है, विलायक का क्वथनांक। TB0 है विलायक का क्वथनांक, और TB क्या है, विलयन का क्वथनांक। कोई दिक्कत इसमें? भाई विलयन को तो कम ताप देना पड़ेगा जिसके क्वथनांक को हमने TB0 लिखा, और विलयन को ज्यादा ताप देना पड़ेगा जिसके क्वथनांक को हमने TB लिखा। अब देखना क्वथनांक का मेन क्या होगा। ठीक है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है,
अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक ताप देना पड़ेगा। ये तो शुद्ध विलायक को दिया गया ताप है, ये विलयन को दिया गया ताप है, तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन को ज्यादा ताप देना पड़ेगा यहाँ तक। और ताप में जो वृद्धि की जाएगी यानी शुद्ध विलायक की अपेक्षा इस शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन को जितना ज्यादा ताप देना पड़ेगा उसी ताप को तो हम कहते हैं क्वथनांक का उन्मेष, जो क्या होता है डेल्टा टीबी। क्या होता है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, क्वथनांक का उन्मेष कहते हैं डेल्टा टीबी को। डेल्टा टीबी को कहते हैं क्वथनांक का उन्मेष। समझना एक बार फिर, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः समझना, अतः विलयन का वाष्प दाब कम हो जाने से विलयन को विलायक की अपेक्षा अधिक ताप देना पड़ेगा उबालने के लिए, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर विलयन का दाब करने के लिए विलायक की अपेक्षा अधिक ताप देना पड़ेगा। और ताप में की गई इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्मेष कहते हैं, जो क्या होता है डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक बी का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो परिभाषा हम यहाँ से ले सकते हैं, आपको इतना सा याद रखना है कि क्वथनांक का उन्मेष क्या होता है। ठीक है, क्या जैसे कि विलयन को, ये तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये विलयन का क्वथनांक है, तो विलायक की अपेक्षा विलयन को जितना ज्यादा ताप देना पड़ता है उबालने के लिए वह ताप ही क्वथनांक का उन्मेष कहलाता है। अब समझना, यहाँ पर अगर NaCl की मात्रा मतलब नमक की मात्रा इसके अंदर बढ़ाते जाए, है ना, तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होता जाएगा। वाष्प दाब का अवनमन होगा ना, वाष्प दाब कम होता जाएगा। वाष्प दाब इस विलयन का जितना ज्यादा कम होता जाएगा विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उतने ही ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। सिंपल सा है, पानी विलायक था, इसमें नमक मिलाया तो विलयन बना, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, इसलिए इस विलयन को उबालने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ा। अब जितना ज्यादा वाष्प दाब कम होता जाएगा, नमक अगर इसके अंदर मिलाते ही जाएंगे तो वाष्प दाब कम होता ही जाएगा, इसलिए वाष्प दाब कम होता जाएगा, इसलिए विलयन को विलायक की अपेक्षा ज्यादा ताप देना पड़ेगा उबालने के लिए। और ताप में जो वृद्धि होती है उसे हमने क्वथनांक का उन्मेष कहा। और ये क्वथनांक का उन्मेष किस पर निर्भर करता है, NaCl के ऊपर। जितना ज्यादा NaCl मिलाते जाओगे NaCl की मात्रा बढ़ती जाएगी पानी में, और पानी में NaCl की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विलयन का वाष्प दाब कम होता जाएगा। वाष्प दाब जितना कम होता जाएगा क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा। ठीक है भाई, वाष्प दाब कम हो गया है ना, तो क्वथनांक तो बढ़ गया ना। एक सिंपल तौर पे समझे हम, ये वायुमंडलीय दाब है, ये पानी का दाब है ना, तो पानी के दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता हुई। अब इस पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम। तो इस वाष्प दाब को अब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा, जैसे 105 डिग्री सेल्सियस। अगर नमक और मिलाएंगे तो विलयन बनता जाएगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वाष्प दाब कम होता जाएगा तो इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर में लगातार वृद्धि करनी पड़ेगी। और वृद्धि करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्वथनांक बढ़ता जाएगा, यानी क्वथनांक का उन्मेष बढ़ता जाता है। क्वथनांक बढ़ता जाता, उन्मेष का मतलब वृद्धि ही होती है। अब देखो, अभी मैंने कहा कि नमक मिलाने पर ये मान बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा।
पानी में नमक मिलाएंगे तो विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा, तो ये मान भी बढ़ेगा। और नमक मिलाने का मतलब है नमक की मात्रा को बढ़ाना, यानी नमक के मोल अंश में वृद्धि करना। ठीक है, मोल अंश मात्रा ही है, सांद्रता ही है। तो यहाँ पर NaCl की मात्रा को बढ़ाने का मतलब NaCl के मोलों की संख्या को बढ़ाना, यानी मोलंश में वृद्धि करना। और मोलंश में वृद्धि होगी तो हमने पढ़ा था कि जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं वो कणों की संख्या के या मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलंश के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन विलेय के मोलंश के समानुपाती होता है। भाई सिंपल सी बात है, नमक मिलाओगे इसके अंदर तो नमक का मोलंश बढ़ेगा, तभी तो क्वथनांक बढ़ेगा। पानी के अंदर नमक मिलाया हमने, तो नमक वाले पानी को तो उबालने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा। जैसे जैसे नमक बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विलेय मतलब नमक बढ़ाओगे वैसे वैसे क्वथनांक का उन्नयन भी बढ़ेगा, यानी डेल्टा Tb समानुपाती होता है अब A क्या है? विलेय का मोलंश। यहाँ पर अब A को हमने क्या माना? विलेय का मोलंश। ठीक है, डेल्टा Tb बराबर हमने लिखा K/A। K स्थिरांक हो गया, K बराबर क्या है? स्थिरांक। ठीक है, अब A क्या होता है? अब A मोलों की संख्या, सॉरी विलेय के मोलंश, विलेय का मोलंश है ये, है ना, मोलंश। तो मोलंश क्या होता है? मोलंश को हम मानते हैं, मोलंश क्या होता है? किसी घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को। यही तो मोलंश पढ़ते आए हैं हम। मोलंश ये होता है ना भाई, जिसका मोलंश ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिख दो और विलयन में जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे लिख दो, उनके योग को, है ना। अब हम जानते हैं मोलों की संख्या है ये, तो मोलों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या आ गई और विलायक के मोलों की संख्या और लिख दी हमने, विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलायक के मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा Tb बराबर हो जाएगा K इंटू WA अपॉन Ma बट्टा WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Mb। लिख सकते हैं Ma का मान, सिंपल सा है, ये Na का मान था, ये Na का मान है और ये Mb मोलों की संख्या है जो द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान होती है। तो ये मान हमने कहाँ रखा? इस अब एक के स्थान पे, ये इंटू है यहाँ पे, है ना, अब एक के स्थान पे रखा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं यदि विलेय कम मात्रा में हो, यदि विलेय कम मात्रा में हो तो क्या होगा? WA अपॉन Ma को बहुत कम मान लेंगे WB अपॉन MB से, नगण्य हो जाएगा ना विलयन में। तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे? डेल्टा Tb बराबर K इंटू WA अपॉन Ma, WA अपॉन Ma और ये Mb ऊपर आ जाएगा, Mb अब और नीचे रह जाएगा WB। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Tb बराबर K इंटू MB को आगे लिखा इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB।
ठीक है, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। लिख सकते हैं इस प्रकार से। केबी को कहा जाता है कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है? कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां केबी बराबर होगा कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी होता है कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी को हम कहते हैं कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ध्यान देना, डब्ल्यू ए क्या है? विलेय का द्रव्यमान, है ना, दिख रहा है। डब्ल्यू ए विलेय का द्रव्यमान है और ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है और ये विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोललता। ये तो मोललता में पढ़ा था हमने। मोललता विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक का द्रव्यमान है, तो इसको हम कहते हैं मोललता। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। एम क्या है? मोललता, और मोललता क्या होती है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, अगर विलायक ग्राम में होता है तो किलोग्राम में भी बदल दिया जाता है ना, कोई दिक्कत। डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, और केबी को हटा देंगे तो डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो जाएगा? एम। तो हम कह सकते हैं कि कवथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ये एम क्या है? मोललता। कवथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। कवथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। अगर केबी की इकाई ज्ञात करें हम समीकरण से, केबी क्या है? कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो केबी की इकाई ज्ञात करें तो केबी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन एन, और डेल्टा टीबी कवथनांक है, कवथनांक की इकाई के है, कवथनांक का उन्नयन है ना, और इसकी इकाई को केल्विन लिखा हमने, और मोललता की इकाई हमने पढ़ी है मोल प्रति किलोग्राम। तो क्या हो जाएगी इकाई? केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये केबी की इकाई होती है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल किसकी इकाई है? कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक की, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि विलयन की मोललता 1 है, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम। अगर एम का मान 1, ठीक है, 1 मोल पर किलोग्राम में होती है मोललता, है ना, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी। उस विलयन का कवथनांक उन्नयन स्थिरांक ही कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, जिसकी मोललता 1 होती है ना। अगर विलयन की मोललता 1 होती है तो कवथनांक का उन्नयन और कवथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक दोनों बराबर होते हैं, अगर विलयन की मोललता 1 होती है तो। समीकरण 1 से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू मोललता को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और अगर विलायक ग्राम में हो तो किलोग्राम में बदलते हैं, क्योंकि मोललता 1 केजी विलायक में मोलों की संख्या होती है, तो 1000 से इंटू हो जाएगा, 1000 का भाग देंगे तो ऊपर 1000 चले जाएंगे, है ना। अगर हमें एम ए ज्ञात करना है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो एम ए ज्ञात करना है तो क्या होगा? एम ए बराबर, एम ए यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 और
डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूबी, इसके न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर एम में क्या है, विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान है, केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर कवचनांक मोलर उन्नयन स्थिरांक है केबी, ये विले का द्रव्यमान है, विले का द्रव्यमान है। हो सकता है आपकी बुक में इनको क्या कैसे लिखा हो, विले को तो बी मान लिया हो और विलायक को ए, कई बार विलायक को ए, कई बार विलायक को बी, वो मानने के ऊपर हमने ए विलायक को माना है और बी विलायक को माना है। ये विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान है WB। और डेल्टा टीबी कवचनांक का उन्नयन है, कवचनांक का उन्नयन, ये मान हमें दिए हुए मिलेंगे और एमए का मान निकालना है। कुछ एक क्वेश्चनों के अंदर हमें जल का कवचनांक वगैरह नहीं मिलेगा तो वो हमें याद ही रखना होगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल को हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के, प्रत्येक पॉइंट के न्यूमेरिकलों का एक अलग से पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर प्रत्येक जो वाष्प दाब का उन्नयन है, कवचनांक का उन्नयन है, हिमांक का उन्नयन है, मोललता, इनके न्यूमेरिकल्स हम राउल के नियम के उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे। अभी हम कुछ टॉपिक को इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना कि क्या होता है कवचनांक का उन्नयन, कवचनांक समझना अच्छी तरह से। देखो 1 kg हम पानी लें 3 पात्र में, समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 3 पात्र में 1 किलोग्राम पानी लिया, ठीक है, भर भी देते हैं, पानी दिख नहीं रहा ना, तेल और पानी है। ये 1 किलोग्राम हमने इसके अंदर क्या भर दिया है, पानी भर दिया है ना। अब एक में तो हमने 1 मोल NaCl, एक में हमने 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, एक में हमने 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक और ले लिया। चलो एक और आपकी ओर रख लेते हैं, आप क्या याद रखोगे, ये हमने लिखा 1 मोल यूरिया ले लें या शक्कर, मतलब चीनी शक्कर, यूरिया लिख देते हैं, NH2CO, NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है ना, NH2CO है। अब देखो हमने सभी के अंदर 1-1 मोल मिलाया है 1 किलोग्राम पानी में। अब मोलों की संख्या सेम है तो, मतलब कणों की संख्या सेम है तो क्या अणुसंख्यक गुणधर्म भी इनके सेम होंगे क्या, वाष्प दाब भी समान होगा क्या, कवचनांक भी समान होगा क्या, देखते हैं। आपने NaCl पानी में 1 मोल मिलाया है ना, 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल NaCl मिलाया तो हम इसको कहेंगे 1 मोलता का NaCl का विलयन, क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही तो मोलता कहते हैं, है ना। और यहाँ पर 1 मोलता का हो गया ये MgCl2 का विलयन, ये 1 मोलता का हो गया स्मॉल m है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और ये 1 मोलता का हो गया है यूरिया का विलयन। क्लियर है ना। अब NaCl को आपने पानी में मिलाया, NaCl को तो पानी में मिलाते ही कोई NaCl थोड़ी रहेगा, ये पानी में मिलाते ही ये टूट गया Na+ और Cl- में। तो जहां आपने 1 मोल NaCl मिलाया था कण तो कितने बन गए इसके पानी में, 2 मोल। वैसे तो सबका है ना, लवण है
पानी में जैसे ही इसको डालोगे तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी, कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो अणुसंख्यिक गुणधर्मों के मान भी बढ़ते हैं, क्योंकि अणुसंख्यिक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो अणुसंख्यिक गुणधर्मों के मान के अंदर वृद्धि होगी। अब NaCl मिला आपने तो Na+ और Cl- में टूट गया। मैग्नीशियम टूटा किसमें? मैग्नीशियम और क्लोराइड में। आपने 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड इसके अंदर मिलाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड टूट कर क्या बनाएगा? 1 मोल तो Mg2+ और 2 मोल क्या बनाएगा? क्लोराइड। तो टोटल मोलों की संख्या 3 मोल हो गई ना भाई, कणों की संख्या 3 हो गई ना, 1 कण से 3 बन गए हैं। तो 1 मोल से 3 मोल, यहाँ पे 1 के 2 टुकड़े होंगे तो 1 मोल से 2 मोल हो जाएंगे। ऐसे ही इसको इसके अंदर मिलाया तो एल्यूमिनियम टूटता है एल्यूमिनियम 3+ और क्लोराइड में, तो 1 तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, 3 क्लोराइड के तो कितने हो गए? 4 मोल हो गए, है ना। और यूरिया, क्या यूरिया को पानी में मिलाओगे तो ये आयनों में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा भाई, अनअपगठ्य है ये, अनअपगठ्य, है ना। तो ये 1 मोल आपने मिलाया तो ये तो 1 मोल का 1 मोल ही रह गया। अब बताओ कणों की संख्या किसमें ज्यादा है? कणों की संख्या इसमें ज्यादा है, और कणों की संख्या जिसमें ज्यादा होती है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। भाई कणों की संख्या ज्यादा होगी तो कण ज्यादा जगह घेरेंगे ना, वाष्प दाब कम हो गया इसका सबसे, तो वाष्प दाब इसका कम हो जाता है, वाष्प दाब इसका कम हो गया। अगर इसका वाष्प दाब कम हो जाता है तो इसको तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा ना उबालने के लिए, तो क्वथनांक किसका ज्यादा हुआ इनमें सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम क्लोराइड के विलयन का, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब का अवनमन बढ़ जाता है। अवनमन तो अंतर होता है ना विलयन और विलयन के वाष्प दाब का, है ना। अब वाष्प दाब कम तो क्वथनांक क्या? ज्यादा। यहाँ पर भी वाष्प दाब 3 मोल है तो इसकी अपेक्षा तो ज्यादा ही रहेगा, कण कम है ना, इसमें कण कम है तो थोड़ा वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, इसलिए इन दोनों की तुलना करें तो इसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि कम ताप देना पड़ेगा, वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा है इससे। तो सिंपली बात हमें कहें तो कणों की संख्या यूरिया की कम है इसलिए इसका वाष्प दाब ज्यादा है, वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक का उन्नयन तो ज्यादा ही होगा, उन्नयन तो अंतर होता है भाई दोनों का, है ना। क्वथनांक तो उन्नयन तो इन दोनों का अंतर ही है ना, ठीक है। अब ये बढ़ेगा तो अंतर भी तो बढ़ेगा, तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक का उन्नयन भी, इसका तो क्वथनांक क्या होगा? कम ही होगा ना, इसका तो कम होगा भाई, क्योंकि इसमें समझना, इसमें कणों की संख्या कम है, वाष्प दाब ज्यादा है, वाष्प दाब का अवनमन क्या है? ज्यादा है। अवनमन मतलब जानते हो जो कि वाष्प दाब अवनमन में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। तो सिंपली याद रखो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका क्वथनांक का उन्नयन भी ज्यादा, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन है वो कणों की संख्या के समानुपाती होता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो जिसके कण ज्यादा होंगे उसका क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा होगा, जिसके कण कम होंगे उसका क्वथनांक उन्नयन भी कम होगा। दोस्तों अगला अणुसंख्यिक गुणधर्म, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि न्यूमेरिकल इसका हल करवाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगला अणुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ने के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो को तुरंत देख पाओ, है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।